गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय के प्रभाव। पिछली क्लास तक हमने लोक व्यय के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। अब इस क्लास में लोक व्यय के प्रभाव, जो सार्वजनिक जो व्यय होता है या सरकारी जो व्यय होते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोक व्यय के प्रभाव साधारणतः हम दो चीज़ों से ज्ञात करते हैं। एक तो लोक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन पे, और लोक व्यय का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इस क्लास में आज हम लोक व्यय के प्रभाव जो उत्पादन पर है, उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यदि सरकार उन साधनों का प्रयोग करती है जो अन्य स्थिति में बेकार पड़े रहते हैं, तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है। इसमें देखिए दो बातें सामने आती हैं कि उन साधनों का क्या मतलब है जिसका हमने अभी किसी कार्य में या किसी उत्पादक कार्य में उसका कोई भी यूटिलाइजेशन या उसका कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम साधनों का स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं एक उपयोग से दूसरे उपयोग। तो इस प्रकार के जो साधन होते हैं उनको हम कह रहे हैं जो बेकार पड़े रहते हैं, अनयूटिलाइज्ड, अनुपयुक्त जो साधन होते हैं, उनका अगर सरकार प्रयोग करती है तो निश्चित ही इसमें यह तात्पर्य निकलता है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम तथा रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है। कुछ सरकारी कार्य ऐसे होते हैं जो समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर क्रय शक्ति का स्थानांतरण कर देता है। यानी कि जैसे अगर हम किसी एक वर्ग पे टैक्स लगाकर उस टैक्स का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, हम किसी और वर्ग पर खर्च कर देते हैं, तो इस प्रकार क्रय शक्ति का स्थानांतरण होता है। तो दो टाइप के आपके पास में सरकारी व्यय है साधारणतः आप देखेंगे। एक तो जो अनुपयुक्त जो साधन है उनका प्रयोग करना या फिर साधनों का स्थानांतरण करना। अब देखिए, कोई भी खर्च होता है, सरकारी खर्च होता है, ये मोटा मोटी सारे जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक जो सरकारी जो व्यय है, इसके प्रभावों में दो चीज आपको आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। ये किसी भी पॉइंट में आपके हर जितने भी लोक व्यय के प्रभाव हैं उन सब चीज़ों में ये जुड़ा हुआ है। वो ये है कि सरकारी जो व्यय होता है वो उत्पादक कार्यों में होता है या फिर उपभोग कार्यों में होता है। निश्चित ही कुछ कारणवश हमें उपभोग में भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन जो उत्पादक कार्यों में सरकारी व्यय होता है या सार्वजनिक व्यय होता है, उससे देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है एवं अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में इसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि अगर सरकारी खर्च ज़्यादातर उपभोग कार्यों में खर्च हो जाए तो फिर उससे क्या होगा कि एक तो राजस्व की कमी आएगी एवं उत्पादकता में वृद्धि ना होने के कारण मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में वृद्धि संभव हो सकती है। तो देखिए, जितने भी आपके पास में
ये इफेक्ट्स हैं किसके, सार्वजनिक व्यय के। इसमें ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकारी जो व्यय है वे किस में हो रहा है, उत्पादक कार्यों में हो रहा है या उपभोग कार्य में हो रहा है। कभी कभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, किसी एक के प्रभाव में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि उपभोग कार्य भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है, और उपभोग कार्य कभी कभी इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो कार्य इतना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, अतः इस बात का अध्ययन तथा विश्लेषण करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश में रोजगार के स्तर पर, उत्पादन पर तथा आय के वितरण पर सरकारी व्यय के क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ एक वर्गीकरण इस प्रकार का होता है कि सरकार जो खर्च करता है, यानी सार्वजनिक जो व्यय होता है, वो प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं जिसको हम डायरेक्ट इफेक्ट्स कहते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव कहते हैं जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। जैसे सरकारी क्षेत्र में जो उद्यम होती हैं, उद्योग होती हैं, जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, ये सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, ये डायरेक्ट उत्पादन में वृद्धि करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट लॉस प्राप्त हो सकती है। कुछ इस प्रकार के प्रभाव भी होते हैं जिसको हम परोक्ष प्रभाव कहते हैं, जिसको आधारभूत ढांचे में हम शामिल कर सकते हैं। पहले जैसे मैंने आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में बाहरी किफ़ायतों के बारे में मैंने आपको समझाया था। बाहरी किफ़ायतें क्या होती हैं? एक किसी चीज़ का निर्माण करने पर उसकी जो सामाजिक लाभ होती है वो उसके जो लागत है उससे कई अधिक हो जाता है। जैसे सड़क, एक एग्जाम्पल लेके अगर हम चले, जैसे कोई अगर आप रास्ता बना देते हैं तो उस रास्ते के कारण अनेक प्रकार के फायदे या बेनिफिट हो सकते हैं, जिसकी अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो सड़क निर्माण कार्य के लिए जो लागत आती है उससे कई अधिक गुना ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, लोक व्यय के प्रभाव को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो उत्पादन पर लोक व्यय के प्रभाव और दूसरा है वितरण पे। तो आज हम कुछ देर उत्पादन पर लोक व्यय के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। तो इसमें देखिए, डाल्टन का कहना है कि कराधान तो ऐसा होना चाहिए कि जो उत्पादन में न्यूनतम कमी करे, और सरकारी खर्च ऐसा होना चाहिए जो उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करे। तो सरकारी व्यय इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि अधिकतम हो। दूसरी ओर, जैसे जो राजकोषीय नीति होती है, आपको मालूम है 3 प्रकार की होती हैं, जिसको हम सरकारी सार्वजनिक व्यय, कराधान मतलब टैक्सेशन, एवं पब्लिक डेट जो हम लोक ऋण कहते हैं, जिसको हम 3 प्रकार की पॉलिसी होती है आपके पास में, फिस्कल या राजकोषीय। उसके तहत सरकार अपनी नीतियों का क्रियान्वयन भी करती है एवं अपने दायित्वों का भी निर्वाह करती है, एवं जितने भी उनके कार्य होता है उन्हें संभव कर पाते हैं। तो डाल्टन का ये मानना है कि कराधान टैक्सेशन से क्या होता है, आपको मालूम है, आपके हाथ में जो खर्च करने योग्य आय होता है वो कम हो जाता है। तो या फिर जो आप वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। दोनों चीज़ों से क्या होता है, खर्च करने योग्य आय कम हो जाता है, उत्पादन में कमी आ सकती है। तो कराधान या टैक्सेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रोडक्शन में मिनिमम इफेक्ट आए, लॉस का कम न्यूनतम इफेक्ट आए, और उत्पादन में वृद्धि की मैक्सिमम इफेक्ट आए। ये डाल्टन का मानना था।
तो उत्पादन पर सरकारी खर्च के प्रभाव निम्न तत्वों का मूल्यांकन से संभव है। जो इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन है, 3 चीजें हैं जिसका अगर हम इवैल्यूएशन करें या मूल्यांकन करें तो आपको उत्पादन पर जो इफेक्ट आता है सरकारी खर्च का, उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला है, देखिए क्या है, काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की योग्यता पर प्रभाव। काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की योग्यता पर प्रभाव। दूसरा है, काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा पर प्रभाव। और तीसरा है, विभिन्न उपयोगों तथा क्षेत्रों के बीच आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर पहुंचने वाले प्रभाव। अब देखिए, पहला जो पॉइंट है, उत्पादन, बचत, इन सब कार्यों के जो निवेश करने के योग्यता पर प्रभाव। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, कोई भी ऐसा कार्य हो जिसे हम उत्पादक कार्य कहेंगे। कभी कभी उपभोग खर्च से भी उत्पादक कार्य में परोक्ष रूप से फायदा पहुंचता है, लेकिन एक प्रिंसिपल है, एक रूल है कि उत्पादक कार्य करने पर डेफिनेटली उत्पादक क्षमता, बचत की क्षमता एवं निवेश करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अनुत्पादक, जिसको हम उपभोग कार्य भी अगर निष्पादन करती है सरकार, तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन, बचत एवं निवेश करने की जो क्षमता होती है राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर कमी आ सकती है। अब उत्पादक कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बताया, आधारभूत ढांचे में इन्वेस्ट करना, आपके सरकारी उद्योगों में इन्वेस्ट करना, या फिर निर्धन सहायता, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उन्हें हम उत्पादक कार्य कहते हैं, जिसमें उत्पादक क्षमता बढ़ती है और योग्यता में भी वृद्धि पाई जाती है। अब उन अनुत्पादक कार्य किस प्रकार की हो सकती हैं? अनुत्पादक कार्य इस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अगर आपने सरकारी क्षेत्र में कोई होटल खोल दिया, तो आधारभूत ढांचे का तो निर्माण हुआ है आपका, लेकिन उसमें जो कार्य होंगे वो किसके होंगे? उपभोग के होंगे। जैसे नशीले पदार्थों का अगर उत्पादन में आप सरकारी खर्च करते हैं, तो डेफिनेटली इस प्रकार के जो खर्च होंगे ये अनुत्पादक होंगे और इसमें उत्पादक क्षमता, निवेश करने की क्षमता एवं बचत करने की क्षमता में गिरावट आएगी। तो आप अनेक प्रकार के जो सरकारी खर्च होते हैं उसका अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो ये उत्पादक व अनुत्पादक कार्यों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, कभी कभी इमरजेंसी, आपातकाल में आपको उपभोग खर्च करना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर कृषि क्षेत्र में किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, कृषि उत्पादन कम हुई है और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम होने के कारण देश में अगर अनाज की कमी आए, तो हम कह सकते हैं कि अगर कृषि के ब्याज का ऋण अगर सरकार माफ करती है तो वो उपभोग कार्य, अनुत्पादक कार्य होगा, लेकिन उस टाइम के लिए ये बहुत ज़रूरी सरकारी कार्य हो जाएगा। क्योंकि किसान के अगर ऋण पे ब्याज एक बार सरकार माफ कर देती है, तो हो सकता है उसी के कारण कृषि क्षेत्र में उन किसानों का उत्पादक क्षमता फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए, बढ़ सकता है। तो आपको एक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि उत्पादक कार्य किस प्रकार के होते हैं एवं उपभोग कार्य किस प्रकार के होते हैं। सरकार को उपभोग कार्यों में ज़्यादा खर्च करना
नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, आपके उत्पादन की क्षमता, निवेश की क्षमता एवं बचत करने की क्षमता में गिरावट आएगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, उत्पादन, बचत, निवेश करने की जो इच्छा होती है, ठीक है ना, आपकी जो डिजायर होती है काम करने की, बचत करने की या निवेश करने की, उसका सरकारी खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो क्या है कि सामाजिक सुरक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही आवश्यक कार्य होता है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। सोशल सिक्योरिटी किस प्रकार की होती है, जैसे बीमा होती है जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं, जैसे पेंशन होती है जो कि सेवानिवृत्ति के बाद में लोगों को सरकार द्वारा दिया जाता है, सरकारी क्षेत्र के एम्प्लॉयज को। थर्ड, जैसे आपको मालूम है, बेरोजगारी भत्ता जैसी कुछ चीजें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो होती है। तो इस प्रकार की कुछ सामाजिक सुरक्षा पे सरकार खर्च करती है, जो कि ये निश्चित करती है कि आपका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं। तो ये देखा गया है कि सामाजिक सुरक्षा से अगर भविष्य की सुरक्षा में कोई निश्चितता आ जाती है, या फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है, तो फिर काम करने की, बचत करने की, काम करने मतलब उत्पादन करने की, बचत करने की, निवेश करने की जो इच्छा होती है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा का जो अंशदान होता है या कंट्रीब्यूशन होता है वो किस लेवल का या किस स्तर का होना चाहिए। वो एक स्तर के ऊपर होने पर आपको काम करने की इच्छा से उल्टा ले जाता है, या फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मेरा तो भविष्य सुरक्षित है, तो मैं क्यों ज्यादा काम करूं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है जिससे सरकारी व्यय का प्रभाव हमें मालूम पड़ता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्तर तय करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान दे रही है वो कहीं बहुत अधिक तो नहीं है, क्योंकि अधिक होने से साधारणतः यही देखा गया है कि लोगों की जो काम करने की, बचत करने की या फिर जो निवेश करने की जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, वह कम हो जाती है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, विभिन्न उपयोगों तथा क्षेत्रों के बीच आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर पड़ने वाले प्रभाव। जनरली हम देखेंगे, साधारणतः हम ये देखते हैं कि ये जो स्थानांतरण होता है ये निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में ज्यादा होता है। इससे दो टाइप के प्रभाव पड़ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऋणात्मक या धनात्मक। कैसे देखिए, अगर सरकारी क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो डेफिनेटली उत्पादकता में वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन अगर सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या निजी जो आपके पास में विनियोग है वह कम कर देती है, क्योंकि सरकार का खर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगी, बाजार से ऋण लेगी। बाजार से ऋण लेने से क्या होता है, निजी क्षेत्र के पास में ऋण लेने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है किसी एक समय काल में, क्योंकि मनी सप्लाई जो होती है, जिसको हम पूर्ति कहते हैं मुद्रा की, वह निश्चित होती है। तो अगर सरकारी खर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि निजी क्षेत्र में खर्च करने की क्षमता कम हो जाती, या निजी क्षेत्र में खर्च करने के लिए जो ऋण होती है या उधारी की जो ऋण होती है वह इतनी बढ़ जाती है कि सरकारी निवेश ही कम होने लग जाए, तो फिर इस प्रकार के स्थानांतरण साधनों का
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हानिकारक होती है। अब दूसरे टाइप से भी हो सकता है स्थानांतरण, सरकारी क्षेत्र में ही हो सकता है, सेंटर, यूनियन या केंद्र से स्टेट, राज्य के सरकार में स्थानांतरण हो, किस चीज का, साधनों का या खर्चों का या व्यय का। किस प्रकार के कार्यों के लिए सरकारी स्थानांतरण हुआ है साधनों का, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण कर सरकार किस प्रकार के कार्यों पे अपना खर्च करता है, उससे ये मालूम पड़ता है कि लोक व्यय का जो प्रभाव है उत्पादन पे वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। देखिए, एक चीज ऐसी है जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अनुत्पादक कार्य, उत्पादक कार्य क्या होगा। सपोज आप जो डिफेंस क्षेत्र है आपका, डिफेंस क्षेत्र में अगर आप खर्च बढ़ा देते हैं तो देखिए इससे क्या प्राप्त होती है, आपकी पूरे देश में बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा में वृद्धि होती है। ये शायद मैंने एक क्लास में पहले भी समझाया था आपको। तो इस प्रकार का एक माहौल बनता है देश में जिससे आर्थिक कार्य करने में प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि शांति बनी रहती है देश में या फिर अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार के खर्चों को आप क्या मानेंगे, जो कि डिफेंस सेक्टर में आपके जो तीन जो डिफेंस के जो सेक्टर्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है या आपका जो नेवी है, इन क्षेत्रों में अगर आप सरकारी खर्च बढ़ा देते हैं या वृद्धि करते हैं तो इसको हम किस खर्च में मानेंगे, इसका हम किस टाइप से इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें पब्लिक फाइनेंस में डिबेट के लिए छोड़ दी जाती है। डेफिनेटली देश की सुरक्षा सबसे प्राथमिक होना चाहिए किसी भी देश के लिए। तो हम मान सकते हैं कि ये भी अंत में जाके उत्पादन में पॉजिटिव या धनात्मक प्रभाव प्रदान करेगी सरकारी खर्च का, क्योंकि उसी से आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा आपको प्रदान होती है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों में लोगों का ज्यादा भागीदारी प्रोत्साहित होता है। अगली क्लास में स्टूडेंट्स जो वितरण, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसका लोक व्यय का प्रभाव हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। थैंक यू।